मेरा नाम है आदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं वो कहानियां जो बदलते भारत की नई तस्वीर दिखाता है। तो चलिए मिलते हैं इन चेहरों से। आज के शो की शुरुआत हम करेंगे उस बदलते भारत की कहानी से, जहां पिछले 12 सालों में सरकार की नीति और लगातार प्रयासों ने देश के युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्ग को नई ताकत दी है। कहीं युवा स्टार्टअप्स और इनोवेशन के जरिए नए अवसर बना रहे हैं, तो कहीं महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और नई तकनीक के सहारे आत्मनिर्भर बन रही हैं। वहीं गांव और आदिवासी इलाकों तक शिक्षा, कौशल और रोजगार के नए मौके पहुंच रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बदल रही है नए भारत की ये सामाजिक तस्वीर। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सिर्फ विकास की रफ्तार नहीं पकड़ी, बल्कि देश की असली ताकत यानी युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। कहीं युवा स्टार्टअप्स और नए इनोवेशन के जरिए अपने विचारों को नई पहचान दे रहे हैं, तो कहीं महिलाओं को नई तकनीक, स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूह के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। वहीं समाज के आखिरी छोर तक विकास और सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश भी लगातार तेज हुई है, ताकि देश का हर वर्ग बदलते भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बन सके। इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत देश की युवा शक्ति बनकर उभरी है। आज भारत के युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाले नए भारत की पहचान बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीकों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वहीं स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल का असर है कि जहां 2014 में देश भर में महज 500 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स थे, लेकिन आज ये आंकड़ा आसमान छूते हुए 2 लाख के पार निकल चुका है। इस ऐतिहासिक छलांग ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना दिया है। अब छोटे शहरों और गांवों का टैलेंट भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है और युवा इनोवेशन के जरिए भारत की विकास यात्रा को नई दिशा दे रहे हैं। I feel our entire startup growth has come on the back of the Startup India mission, and as again a young entrepreneur, when I had opportunities to move out of India to to build out for other people and other companies, I decided to stay back. बदलते भारत में महिलाएं भी अब आत्मनिर्भरता और नई तकनीक के साथ तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आज 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। वहीं 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहलों में से एक मानी जा रही है। इस योजना का लक्ष्य आने वाले समय में 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी इसका एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक कृषि और नई तकनीक से जोड़ने के लिए हजारों कृषि ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज कई महिलाएं प्रमाणित ड्रोन पायलट बनकर खेतों में ड्रोन के जरिए छिड़काव और निगरानी जैसे काम संभाल रही हैं। यानी महिलाएं अब सिर्फ भागीदारी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत ताकत बनती दिखाई दे रही हैं। तो आदरणीय मोदी जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं पायलट बन सकी। मैं गोवा की रूरल विलेज की महिला हूँ, फिर भी मैंने वो ट्रेनिंग कंप्लीट किया। आज मैं पायलट हूँ, गोवा की पहली ड्रोन दीदी हूँ। तो जो ये मुझे पढ़ाई मिल गई, तो मैं आज कॉन्फिडेंटली ड्रोन उड़ा सकती हूँ। बदलते भारत की ये तस्वीर अब दूर दराज के आदिवासी और वंचित इलाकों में भी साफ दिखाई देने लगी है।
स्टैंड अप इंडिया योजना के जरिए 2 लाख से अधिक SC, ST और महिला उद्यमियों को 62,000 करोड़ से ज्यादा के बिजनेस लोन मंजूर किए जा चुके हैं, जिससे छोटे स्तर पर कारोबार और स्वरोजगार को नई मजबूती मिली है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी जनजातीय इलाकों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर बढ़ा है। देश भर के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में 499 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पूरी तरह संचालित हो चुके हैं, जहां 1.5 लाख से ज्यादा जनजातीय बच्चे मुफ्त आवास के साथ साथ आधुनिक और डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए भी बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। पक्के घर, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं अब दूर दराज गांवों तक पहुंच रही हैं, जो दिखाता है कि विकास की ये यात्रा अब समाज के आखिरी छोर तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। पहला घर में अमी काचा मकान में रहता होता है। हवे अमीने प्रधानमंत्री आवास अमीने मेड़ी 170,000 મળ્યા એટલે અમે પહેલા કાચા મકાનમાં રહેતા, હવે પાકા મકાનમાં રહીએ છીએ, એટલે અમે સરકાર સાહેબનો આભાર અમે માનીએ છીએ। स्टार्टअप से लेकर कौशल विकास तक, ड्रोन तकनीक से लेकर महिला आत्मनिर्भरता तक और गांवों से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचती सुविधाएं, ये तस्वीर उस भारत की है जहां विकास सिर्फ इमारतों और परियोजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों को सशक्त बनाने का एक माध्यम बनता दिखाई दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि डॉग्स के सेंस ऑफ स्मेल की वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को टाइम पर पहचानने में मदद मिल सकती है? जी हां, बेंगलुरु का एक स्टार्टअप अब डॉग्स और एआई टेक्नोलॉजी को मिलाकर ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आया है जो शुरुआती स्टेज में ही कैंसर डिटेक्शन को आसान, तेज और ज्यादा सटीक बना सकती है। डॉग्स यानी कुत्ते, जिन्हें लोग अपने घरों में पालतू जानवर की तरह रखते हैं और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर देश की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब वही कुत्ते इंसानों की सेहत बचाने के मिशन में भी जुट गए हैं। बेंगलुरु का एक स्टार्टअप कुत्तों की सूंघने की ताकत और एआई तकनीक को मिलाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को शुरुआती स्टेज में पहचानने की कोशिश कर रहा है। I have been working with Dognosis for the past year now, and it's a very interesting concept because it allows for early and easy and a very inexpensive way of detecting early cancers. There is a 90% sensitivity and specificity, which means that if you do have a cancer, the dogs will effectively pick it up 90% of the times. इस लैब में कैंसर की पहचान का पूरा प्रोसेस कुत्तों और एआई टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन पर काम करता है। सबसे पहले मरीजों के ब्रेथ सैंपल्स खास मास्क में इकट्ठे किए जाते हैं ताकि सांस में मौजूद केमिकल पार्टिकल्स उसमें जमा हो सके। इसके बाद इन मास्क को लैब में लाकर टेस्टिंग सेटअप में रखा जाता है। फिर विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग्स, जिन पर खास हेडसेट्स और सेंसर्स लगाए गए हैं, इन सैंपल्स को सूंघते हैं। कैंसर होने पर इंसान की सांस में मौजूद कुछ केमिकल्स कंपाउंड्स बदल जाते हैं और डॉग्स अपनी तेज सूंघने की क्षमता से इन्हें पहचान लेते हैं। जैसे ही डॉग्स किसी सैंपल पर अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, सेंसर्स उनकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं और फिर एआई सिस्टम इस पूरे डाटा को एनालाइज करके कैंसर रिस्क का आकलन करता है। That mask has volatile organic compounds or VOCs, which essentially have a signal for whether someone has a disease or not. So this face mask comes to our lab where a team of dogs is evaluating that face mask for these VOC compounds. And they're able to pick it up with their sense of smell and then give us a signal that they're finding it with high accuracy. इस पूरी टेस्टिंग प्रोसेस को बेहद सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है ताकि हर सैंपल को एक जैसे माहौल में जांचा जा सके। लैब में बना ये खास सेटअप
खास डॉग्स के लिए डिजाइन किया गया है, जहां उनका हर रिएक्शन और बिहेवियर को सेंसर्स की मदद से लगातार मॉनिटर किया जाता है। Every sample that's presented here is presented exactly the same way, so that when the dog responds to it, we can actually record the outputs of the dog, and then this again goes down into AI, and which we've trained using algorithms, so that we can make something which is very subjective into something that's objective. कंपनी का दावा है कि अब तक हुए परीक्षणों में इस तकनीक के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। कई शुरुआती मामलों में भी ये तकनीक कैंसर के संकेत पहचानने में सफल रही, जिसकी सटीकता 90% से ज्यादा बताई जा रही है। We ran our test phase 2 studies over the past 2 years with 1,500 participants, and we got an accuracy of 90%. This is a proof that cancer can be detected early just from breath. And this is also a proof that technology that originates in India can help globally for early detection of cancer. यहाँ टेस्टिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले डॉग्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए कई विदेशी ट्रेनर्स भी यहाँ आकर उन्हें तैयार करते हैं। I got here to India to diagnose this because we are doing very unique thing. I think that's the most special thing that detection dogs in the world can do, and it's only possible in India. भारत में हर साल लाखों लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं और कई बार बीमारी का पता काफी देर से चल पाता है। ऐसे में कुत्तों की तेज सूंघने की क्षमता और AI तकनीक का ये मेल कैंसर की शुरुआती पहचान को आसान, तेज और ज्यादा सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि पर्ल्स यानी मोती अब सिर्फ समुद्र में ही नहीं बल्कि हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में भी तैयार हो रहा है। जी हाँ, मुरादाबाद में ऐसा ही एक मॉडल डेवलप हुआ है जहां पर्ल्स की खेती की जा रही है और इसी स्किल के जरिए वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस की नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो चलिए देखते हैं पर्ल्स की खेती की ये कहानी। आप लोगों ने खेत में गेहूं उगते हुए देखा होगा, गन्ना उगते हुए देखा होगा, बट क्या आपने कभी पानी में मोती उगते हुए देखा है? क्योंकि खेती अब सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं बल्कि तालाबों में से निकल रहे हैं लाखों के मोती। और कैसे बन रहा है रोजगार का नया मॉडल, आइए देखते हैं। ऊपर से देखने पर ये एक आम सा तालाब लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे करीब से देखते हैं तो नजर आता है चारों तरफ तैरती ये बोतलें और इसके नीचे लटकती ये जालियां। दरअसल ये एक पूरा अंडर वाटर सिस्टम है जहां हर लाइन, हर पॉइंट एक एक सीप को संभाले हुए है और यहीं पानी के अंदर धीरे धीरे तैयार होते हैं मोती। इस अनोखी पहल की शुरुआत की है डॉक्टर मेहदी रत्ता ने, जिन्होंने इसकी शुरुआत तब की जब इनकी नीची जमीन पर बार बार पानी भर जाता था और पारंपरिक खेती करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उन्होंने इस चुनौती को मौके में बदला, ट्रेनिंग ली और पर्ल फार्मिंग शुरू की। इसके अंदर हम कोई भी क्रॉप नहीं कर पा रहे थे। जब करते थे तो पानी आ जाता था, आसपास के खेत भी थोड़े ऊंचे थे, अगर उनके यहाँ पानी आया तो वो हमारे खेत में काट देते, तो उससे क्या होता था कि कोई भी फसल नहीं हो पाती थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इसमें ये पर्ल फार्मिंग करते हैं। तो हमने ये पर्ल स्टार्ट कर दिया वरना करके। हमने स्टडीज किया, देखा तो हमारे कंट्री के अंदर 3% ही लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, 97% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट बहुत है। डॉक्टर दीपक ने तकनीक को सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वो इसकी ट्रेनिंग कई युवाओं को भी दे रहे हैं ताकि वे इस हुनर को सीखकर आगे बढ़ा सकें और अपने लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर सकें। छोटी खेती या किसानी वाला इंसान हो, मतलब कि नौकरी से ज़्यादा हम इसमें कमा सकते हैं अगर हम अच्छे से इसे सीखकर अगर अच्छे से किया जाए, क्योंकि ये एक छोटे बेस पे होने वाली काफ़ी बड़ी एक खेती है मोतियों की। वन टाइम एक इन्वेस्टमेंट करना है और उसमें 1.5 साल के बाद में आपको एक मोती तैयार होकर के मिल जाता है, जिसको जब आप मार्केट में बेचने चलेंगे तो इसकी बहुत डिमांड है, इसकी बहुत सेल है। जब आप देखेंगे ये ज्वेलरीज में यूज़ होता है और इससे काफ़ी सारी मेडिसिन्स भी बनती हैं।
मोती को उगाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है इस सीपों से। एक खास तकनीक के जरिए इसके अंदर डाला जाता है एक छोटा सा न्यूक्लियस। इसके बाद इन्हें सावधानी से पानी में सेट किया जाता है और फिर शुरू होता है इंतजार। महीनों तक ये सीप पानी के अंदर रहते हैं और समय के साथ इसके अंदर बनता है एक चमकदार मोती। इस पहल की शुरुआत का असर आसपास के ग्रामीणों में भी देखने को मिल रहा है। सुनीता और सुभाष चंद्र पति पत्नी ने भी मोती की खेती शुरू की है। पहले जहां पारंपरिक खेतों में इनको इतना लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि इसकी खेती से उनकी आय में 2 गुना से अधिक इजाफा होगा। तालाब देखा था मैंने सीप की खेती का और मैं वहाँ से बहुत प्रेरित हुआ और यही काम मैंने फिर अपने तालाब में किया है। और इसमें 25,000 सीप मेरे नाम से है और 25,000 सीप सुनीता मैम के नाम से है। तो इस खेती के बारे में हमें बताया गया कि जो किसान की आमदनी है वो दोगुनी से ज़्यादा मिलेगी। मगर मुझे उम्मीद है कि दोगुनी ज़्यादा नहीं, ये बहुत ज़्यादा मिलेगी, हमें 2 गुनी ज़्यादा मिलेगी। मुरादाबाद की ये पहल सिर्फ एक खेती नहीं बल्कि एक नई सोच है, जहां तकनीक और जागरूकता मिलकर बदलाव की एक मजबूत कहानी लिख रहे हैं। ये सिर्फ सीपों में पलते मोती नहीं बल्कि लोगों के सपनों को चमक देने की कोशिश है। हमारे देश की गलियों में बहुत सारा टैलेंट है, जहां सपने भी बेहद बड़े हैं और अगर जरूरत है तो वो है सही मौके और डायरेक्शन की। मुंबई के धारावी से लेकर दिल्ली की गलियों तक हिप हॉप, रैप और डांस का पैशन कई युवाओं के लिए अब सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने का एक मौका बन गया है। और इन्हीं सपनों को उड़ान दे रहे हैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो इस उभरते टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है। तो आइए देखते हैं इस नई पहचान और उम्मीद की ये कहानी। याद रख अंजाम को, याद रख फरमान को, छोटी सी दुनिया सपने बड़े स्क्रीन पे, चाय की प्याली छत पे बैठे सारे कीमते, पॉकेट में नोट सारी दुनिया अपने नीचे। इनमें जोश है, प्रतिभा है और वो हुनर है जो देश विदेश में अपना जलवा दिखा रहा है। हम हैं मुंबई के धारावी में, जहां इन प्रतिभाशाली युवाओं को संगीत, हिप हॉप, नृत्य, गायन और ग्राफिटी के माध्यम से अपने हुनर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं यही है नेक्स्ट जन भारत की वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स। आज हम आए हैं मुंबई की धारावी में, जहां पर एशिया का सबसे पहला आफ्टर स्कूल ऑफ हिप हॉप कैसे यहां के युवाओं को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहा है। साल 2013 में शुरू हुआ द धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट एन आफ्टर स्कूल ऑफ हिप हॉप वंचित युवाओं को उनके हुनर और आवाज को नई पहचान देने की एक अनोखी पहल है। AR रहमान और शेखर कपूर जैसी दिग्गज हस्तियों द्वारा लॉन्च किए गए इस स्कूल में आज बच्चे सिर्फ म्यूजिक नहीं सीख रहे बल्कि अपने सपनों को नई उड़ान और अपनी पहचान दे रहे हैं। बच्चों के अंदर एक सीड डालना, उसका मकसद यही नहीं होना चाहिए कि अब मेरे को रैप आर्टिस्ट ही बनना है। अगर बनना है तो रैप आर्टिस्ट बनना है, और अगर मान लो उसको म्यूजिक का ही कुछ सीखना है तो अब उसके लिए गेट्स खुल जाते हैं। म्यूजिक में क्या कर सकता है, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बन सकता है, प्लेबैक सिंगर बन सकता है, जाके स्टूडियोज में काम कर सकता है। बहुत बड़े बच्चे यहाँ से निकले हैं जो अभी बड़े बड़े स्टूडियोज में काम करते हैं। यहाँ बच्चों को हिप हॉप और परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ साथ रचनात्मक शिक्षा, कौशल विकास, आत्मविश्वास, बेहतर संवाद क्षमता और नई संस्कृतियों को समझने का अवसर भी मिलता है। क्या होता है, अब जब वो यहाँ पे सीखते हैं और बाहर जाते हैं तो एक उनका क्या होता है, कल्चर एक्सचेंज भी होता है साथ में। मान लो भी मैं बच्चों को सिक्किम ले गया था अपने साथ, मेरे बच्चे गए, उन्होंने परफॉर्म किया, वहाँ सब इंग्लिश में बात करते हैं। तो अब यहाँ के बच्चों को समझ आया कि ये लैंग्वेज सीखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाएँ और चीज़ों को ज़्यादा समझ सीख पाएँ। तो आर्ट इज़ जस्ट अ पाथ, एक पाथ है जिस पे हम बच्चों को चला रहे हैं। अब वो डायरेक्शंस अपने आप निकाल लेंगे अपने लिए। सिर्फ मुंबई ही नहीं, अब दिल्ली में भी वंचित बच्चों के हुनर को नई पहचान दी जा रही है। इन्हीं आवाजों और सपनों को मंच देने के लिए बॉलीवुड में असिस्टेंट प्रोड्यूसर रह चुके विनय शर्मा ने साल 2016 में डांस आउट ऑफ पॉवर्टी की शुरुआत की। इस पहल के तहत
वंचित बच्चों को मुफ्त डांस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि पैसों की कमी किसी प्रतिभा के सपनों को दबा ना सके। सबसे पहले जब मैंने ये इनिशिएटिव चालू किया था तो मैंने यही विचार से चालू किया था कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको एडवांस लेवल की हम ट्रेनिंग देके उनको सक्षम बना देता है कि वो एम्प्लॉयबल बन सकें। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये एक खाली स्किल का इशू नहीं है कि जिसको अपना करियर बनाना है इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ये आर्ट्स एजुकेशन की सबको ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ कदम नहीं थिरकते बल्कि आत्मविश्वास जन्म लेता है। हर बीट के साथ टूटे हौसले फिर से उड़ान भरना सीखते हैं। मिलिए यश से, जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी रही। आर्थिक तंगी और जिम्मेदारियों के बीच भी उसका एक सपना कभी नहीं टूटा, डांस के लिए उसका जुनून। मेरा हमेशा डांस सीख के मेरा मन करता है कि लाइक मैं भी कोई रियलिटी शो हो जाऊँ, मैं भी बड़े स्टेज पे अपना डांस प्रेजेंट करूँ। लाइक मेरी भी कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो मैं दिखा पाऊँ लोगों को कि हाँ मैं हूँ यश और मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। वहीं साल 2018 में इस पहल से जुड़ी विनीता ने एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया जहां वो फाइनलिस्ट और सेकंड रनर अप बनी। उनका मानना है कि सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिले तो वंचित बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो आजकल के हमारे यंगस्टर्स हैं उनको भी अपने ऊपर काम करना चाहिए और खुद को प्रूव करना चाहिए। सपने देखने का हक सबको होता है, लेकिन उन्हें पूरे करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। दिल्ली के कुछ युवा और गरीब बच्चे इस सोच को हर बीट के साथ गलत साबित कर रहे हैं। जहां जिंदगी ने उन्हें मुश्किलें दी, वहां डांस ने उन्हें एक नई पहचान दी। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।